तो हम लोग प्लेन मिरर की थ्योरी पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर की थ्योरी को बेटर वे में समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों को करने चाहिए। तो आज हम लोग प्लेन मिरर का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है उसको और बेटर वे से समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए हमेशा न्यूमेरिकल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स तो बहुत जरूरी होता है। तो देयरफॉर हम लोग आज न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे, प्लेन मिरर के थ्योरी पर। तो पहला न्यूमेरिकल है ड्रॉ इमेज, यानी इमेज बनाइए। किस चीज का इमेज बनाना है? क्वेश्चन देखिए पूरा पूरा। ड्रॉ इमेज किस चीज का? देखिए यह एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ओ का लोअर एंड 1, अपर एंड 2 है। यानी ऑब्जेक्ट 1 2 का इस प्लेन मिरर में इमेज बना के दिखाइए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, याद करिए, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज आप कैसे बनाते थे? तो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का थ्योरी क्या था? तो थ्योरी ये था कि जिस भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो, सबसे पहले क्या करते हैं कि उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा दूसरे साइड मिरर के उतना ही दूर इमेज बनता था। तो यही थ्योरी हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए। देखिए ये प्लेन मिरर था, ये प्लेन मिरर था, ये प्लेन मिरर था। इस प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 1 2 रखा हुआ है, ओ ऑब्जेक्ट 1 2, ऑब्जेक्ट का लोअर एंड 1, अपर एंड 2, ऑब्जेक्ट 1 2 रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट 1 2 का इमेज बनाना था। तो हम लोग क्या करेंगे? लोअर एंड 1 का इमेज बनाएंगे, अपर एंड 2 का इमेज बनाएंगे और पॉइंट 1 2 जोड़ देंगे, तो पूरा का पूरा इमेज बन जाएगा। तो कैसे बनाते हैं इमेज किसी भी पॉइंट का? सबसे पहले क्या करना होता है? पॉइंट 1 से परपेंडिकुलर बनाइए। तो देखिए पॉइंट 1 से ये रहा परपेंडिकुलर, पॉइंट 1 से मिरर पे ये रहा परपेंडिकुलर, तो पॉइंट 1 से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है। अब मिरर से जितना ऊपर पॉइंट 1 है ऑब्जेक्ट, मिरर से उतना ही नीचे पॉइंट 1 का इमेज बना दीजिए। ये तो मिरर से पॉइंट 1 जितने ऊपर है, मिरर से पॉइंट 1 का इमेज उतना ही नीचे बनेगा, तो पॉइंट 1 का इमेज बन गया 1। सिमिलरली पॉइंट 2 का इमेज बनाना है तो क्या करना है हम लोगों को? पॉइंट 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। इमेज बनाने का ही तो फंडा है। तो पॉइंट 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, किस पर? मिरर पे। अब मिरर से जितना ऊपर पॉइंट 2 है, मिरर से उतना ही नीचे पॉइंट 2 का इमेज बन गया, तो पॉइंट 2 का इमेज ये बन गया 2। ठीक, तो बस हम लोग क्या करेंगे? 1 2 जोड़ देंगे। जब 1 2 जोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट ओ का ये इमेज बन गया आई। ठीक है ना? तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। हमेशा परपेंडिकुलर का हेल्प लिया जाता है। अब जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, दूसरे साइड उतना ही दूर इमेज की डिस्टेंस को बना दिया जाता है। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट ये हम लोग यहां से रिवाइज किए। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी भी पढ़ा और रिवाइज किया, उस पर एक बेटर क्वेश्चन देखिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा, तो अपने आप में ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा इमेज? देखिए यहां पर बना हुआ है, यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी एक्स वाई प्लेन बन गया। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक मिरर रखा है हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक मिरर रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक मिरर रखा है एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर? थीटा।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक प्लेन मिरर रखा हुआ है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? वाई एक्सिस पर। ये वाई एक्सिस पर ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। तो ये वाई एक्सिस पर ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट 0,L है। वाई एक्सिस पर ऑब्जेक्ट ओ 0,L इसका कोऑर्डिनेट है। इसी ऑब्जेक्ट ओ का इस मिरर में बनने वाले इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे जो सीखे हैं। क्या? वही, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग दोबारा से देख रहे हैं। देखिए यह एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिसका कोऑर्डिनेट था 0,L। मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है? ये ओरिजिन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ फिर? L। ठीक, चलिए चलिए ड्रॉ करते हैं, इमेज ड्रॉ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट O से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। ये रहा परपेंडिकुलर। क्या करना है? ऑब्जेक्ट O से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए ऐसे। ठीक, तो एक काम हो गया, मिरर पे परपेंडिकुलर बना लिया गया है। अब क्या करना है? जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, ये दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हम लोग को अब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक, तो देखिए मिरर एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर था? थीटा। मिरर जो था एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर था, तो वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा मिरर? 90 माइनस थीटा। हेंस ये एंगल क्या बना? थीटा। ठीक, तो हम लोग इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ध्यान देंगे। ये ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहा है, ऑब्जेक्ट, ओरिजिन और मिरर का छोटा हिस्सा मिलाकर, ये जो ट्रायंगल में दिखा रहा हूं आपको, ऑब्जेक्ट, ओरिजिन और मिरर का छोटा हिस्सा यह मिलाकर, इस ट्रायंगल में ध्यान देंगे। इस ट्रायंगल में क्या है कि हम लोग को एक एंगल पता चल गया थीटा, और क्योंकि यहां पर 90 डिग्री है मिरर पे 90 डिग्री है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज भी पता है एल। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज भी पता है एल। ठीक, तो हम लोग को एंगल के साथ वाला बेस चाहिए, बेस। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यही तो हो गया बेस। मिरर से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये बेस चाहिए हम लोगों को। तो हाइपोटेन्यूस अगर पता है, एंगल पता है, तो बेस क्या आएगा? कॉस में आएगा। हेंस ये डिस्टेंस कितना हुआ? ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस कितना हुआ? एल कॉस थीटा। बस बस बस, अब क्या करना है? जब ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस पता चल गया आपको, तो उतना ही दूरी पर मिरर से पीछे इमेज आई बना दीजिए। तो मिरर से पीछे यह देखिए, मिरर से पीछे आई बना हुआ है, मिरर से पीछे आई बना हुआ है, कितने डिस्टेंस पर? एल कॉस थीटा। ठीक, अब हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। अब बात आती है कैलकुलेशंस की। तो कैलकुलेशन समझने के लिए देखिए दूसरा डायग्राम बनाया गया है। यह कैलकुलेशन समझिए इस डायग्राम से। वाई एक्सिस पर ऑब्जेक्ट था, ये ओ ऑब्जेक्ट कहां था? वाई एक्सिस पर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बताइए। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है? एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। कितना हुआ टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज का? 2l कॉस थीटा। तो ये रहा ऑब्जेक्ट। और इस दूसरे डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, इस वाले डायग्राम में देखिए, जो सेकंड डायग्राम है सोल्यूशन का, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, 2l cos थीटा आया है। ठीक, अब इस ट्रायंगल को देखिए, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में यह एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और हाइपोटेन्यूज कितना पता चल गया? 2l cos थीटा। तो बताइए एंगल के सामने यह डिस्टेंस क्या आता है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, तो हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर लेना चाहिए?
इस ट्रायंगल के हाइट से। एंगल के सामने क्या होता है? हाइट। हाइट किस में आता है? साइन में। हाइपोटेन्यूज 12 cos थीटा है, 12 cos थीटा का साइन ले लीजिए, तो ट्रायंगल का हाइट यानी एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान था, है ना। देखिए ये सॉल्यूशन का लास्ट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट बराबर 12 cos थीटा sin थीटा। ठीक, तो 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, L sin 2 थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट पता चल चुका है कितना? L sin 2 थीटा। अब क्या निकालना है? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये दिखा रखा है डिस्टेंस मैंने, ये डिस्टेंस मैंने दिखा रखा है, ये डिस्टेंस कितना है? y कोऑर्डिनेट होगा। हालांकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आएगा, बिकॉज हम लोग एक्स एक्सिस से नीचे मेजर कर रहे हैं y कोऑर्डिनेट को, तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आएगा, लगा देंगे नेगेटिव साइन। ठीक, चलिए चलिए फिर से देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ये जो ट्रायंगल बना रखे हैं, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में हम लोगों को हाइपोटेन्यूज पता है। अब हम लोग चाहे थीटा के साथ वाला, ये पूरा यहां से यहां तक का बेस, ये पूरा बेस फाइंड आउट करना चाहें, तो बेस किस में आता है? बेस आता है कॉस में। बेस किस में आएगा? कॉस में। तो हाइपोटेन्यूज 12 cos थीटा तो है, इसका कॉस ले लीजिए, बेस आ जाएगा। तो 12 cos थीटा का कॉस मतलब 2l cos स्क्वायर थीटा। 12 cos स्क्वायर थीटा हो गया बेस। ठीक, तो हम लोग को ये पूरा डिस्टेंस पता चल गया, ट्रायंगल का बेस 12 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस बीच ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितना ऊंचाई पर था? L। तो आपको यह पूरा डिस्टेंस पता है 12 cos स्क्वायर थीटा, ये डिस्टेंस पता है L। तो अब y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है, लेकिन कितना वैल्यू है? पूरे में से L घटा दीजिए। ठीक, तो ये देखिए, यहां देखिए लास्ट में देखिए y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? नेगेटिव में तो होगा ही, कितना आ रहा है? 12 cos स्क्वायर थीटा, टोटल में से L घटा दिया है। L अगर इसमें से आप कॉमन ले लेते हैं, L कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट से, तो क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है ये? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है ये? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। तो क्या आंसर आ गया? y कोऑर्डिनेट माइनस L cos 2 थीटा। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? L sin 2 थीटा। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? माइनस L cos 2 थीटा। तो ठीक है न्यूमेरिकल ना, ये है कि नहीं? ये अच्छा न्यूमेरिकल है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, इजी कॉन्सेप्ट है कि नहीं? तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन फर्स्ट quadrant where a horizontal ray falls and becomes vertical after first reflection। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट where a horizontal ray falls and becomes vertical after first reflection। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है आपको, जहां पर कोई हॉरिजेंटल रे आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो वर्टिकली चली जाएगी। ठीक, कहां पर? इस मिरर पे। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट है, ये देखिए क्वेश्चन का ही पार्ट है। इस मिरर पे इंसिडेंट कराना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हॉरिजेंटल रे को, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकली चली जानी चाहिए। तो ये मिरर कैसा लिखा हुआ है सवाल में? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्कुलर मिरर है। कितने रेडियस का मिरर है? आर रेडियस का मिरर है। ठीक, तो इस आर रेडियस के सर्कुलर मिरर पे, आर रेडियस के सर्कुलर मिरर पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट बताइए जहां पर हॉरिजेंटल रे आए तो रिफ्लेक्ट होके वर्टिकल चली जाए।
सवाल हो सकता है सुनने में टफ लग रहा है बट बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे? सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए, डायग्राम समझिए सोल्यूशन का। ये सर्कुलर मिरर था, ये सर्कुलर मिरर रखा हुआ है, ये सर्कुलर मिरर रखा हुआ है। हम लोग को क्या करना है कि एक हॉरिजेंटल रे लाना है, हॉरिजेंटल रे लाना है और रिफ्लेक्शन के बाद इसे वर्टिकल भेज देना है। तो ये हॉरिजेंटल रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल चली गई, हॉरिजेंटल रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल चली गई। मान लिया यह एन पॉइंट, पॉइंट एन कोई होगा जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। तो मान लिया पॉइंट एन पर ये रे आई है, पॉइंट एन पर ये रे आई, एन जानबूझ के लिखा है मैंने बिकॉज एन मतलब नॉर्मल भी यहाँ पे हो जाएगा। तो पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक, देखिए पॉइंट एन पर हॉरिजेंटल रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये वर्टिकल चली गई। ठीक है, तो इस एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या किया मैंने? रेडियस को एक्सटेंड कर दिया, रेडियस को एक्सटेंड कर दिया तो रेडियल लाइन बन गया। ये रेडियल लाइन मतलब क्या होता है? नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल लाइन बन गया, ये रेडियल लाइन मतलब नॉर्मल लाइन। अब नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया सेम। ठीक, तो ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। अच्छा, तो ये हॉरिजेंटल रे आई थी ना, और किधर गई थी? वर्टिकल। तो ये दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे हॉरिजेंटल, रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल, टोटल एंगल जो 2 थीटा दिख रहा है ये कितना हो जाना चाहिए अब? हॉरिजेंटल वर्टिकल 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 2 थीटा 90, तो थीटा कितना आना चाहिए? 45, थीटा होना चाहिए 45। बस, तो अब क्या, पॉइंट एन का कितना डिस्टेंस है? आर, कितना एंगल बन रहा है? 45। लगा लो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉस 45 आर साइन 45, आर कॉस 45 से एक्स कोऑर्डिनेट, आर साइन 45 वाई कोऑर्डिनेट, आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू। मैंने कहा ना क्वेश्चन सिंपल है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, अ रे falls on mirror 1 M1 parallel to mirror 2 M2 and after one reflection from each mirror it goes parallel to M1, then find theta। चलिए सवाल पढ़िए। सवाल है, a ray falls on M1 parallel to M2, एक रे मिरर 1 पे इंसिडेंट हो रही है, M1 पे इंसिडेंट हो रही है M2 के पैरेलल, एक रे M1 पे इंसिडेंट हो रही है M2 के पैरेलल। ठीक, आफ्टर वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच मिरर, दोनों मिरर से एक एक बार रिफ्लेक्ट होती है और फाइनली ये M1 के पैरेलल चली गई, तो थीटा बताइए। क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज भी है और डायग्राम भी है। डायग्राम देख लीजिए, क्वेश्चन का ही पार्ट है डायग्राम, क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये क्वेश्चन में दिया होगा डायग्राम। ये M1 मिरर M1 है, हॉरिजेंटल मिरर M1 है, हॉरिजेंटल मिरर M1 है, और इंक्लाइंड मिरर, ये जो इंक्लाइंड मिरर है, ये इंक्लाइंड मिरर का नाम M2 है। दोनों मिरर कितने एंगल पर है? थीटा। यही थीटा आपको फाइंड आउट करना है। कितने एंगल पर दोनों मिरर है? थीटा। यही थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ओके, कब? जब एक रे M1 पे आ रही है, देखिए एक रे M1 पे आ रही है M2 के पैरेलल, दोनों मिरर से एक एक बार रिफ्लेक्शन कराना है। तो M1 से रिफ्लेक्शन हो गया, फिर M2 से भी रिफ्लेक्शन हो गया। अब जब M2 से रिफ्लेक्ट होकर रे जा रही है,
ये रे M1 के पैरेलल जा रही है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन है कि कोई रे M1 पे आई M2 के पैरेलल, दोनों मिरर से एक एक बार रिफ्लेक्शन के बाद वह वापस M1 के पैरेलल जा रही है, तो थीटा फाइंड आउट करिए। आसान क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन इसको मैं दूसरे ढंग से बोलूंगा। इसी चीज को मैं दूसरे ढंग से बोलूंगा। कैसे? याद होगा आपको, थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल से जितने एंगल पर रे आती है उतने एंगल पर जाती है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और चीज बताया था आपको मैंने कि मिरर से जितने एंगल पर रे आती है उतने एंगल पर जाती है। कहीं से भी एंगल नाप लो यार, नॉर्मल से जितने एंगल पे आएगी उतने पे जाएगी, या फिर मिरर से जितने पे आएगी उतने पे जाएगी। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ये डायग्राम बना हुआ है, ये सॉल्यूशन का डायग्राम बना हुआ है। ठीक, ये M1 मिरर है, ये मिरर कौन सा है? M1। ये मिरर कौन सा है? M1। M1 मिरर है, ये M2 मिरर है। M1 M2 दो मिरर है। ओके, M1 M2 दो मिरर है। यह जो रे आई है M1 पे, ये किसके पैरेलल आई है? M2 के। ठीक, तो मान लो कि यह रे M1 पे जब इंसिडेंट हुआ तो मिरर से अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हुआ। ठीक, जब यह रे मिरर पे इंसिडेंट हुआ M1 पे तो अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो बस जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ अल्फा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा अल्फा। ठीक, लेकिन यह ध्यान दीजिए, ये जो रे मिरर M1 पे आई थी यह M2 के पैरेलल थी, तो पैरेलल होने की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। ये एंगल थीटा है तो अल्फा भी तो थीटा ही होगा फिर। क्यों? यह जो रे आई है वो M2 के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, M2 और ये रे पैरेलल है, तो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा। तो दो कॉन्सेप्ट लगाया, एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया, पैरेलल होने की प्रॉपर्टी, पैरेलल होने की प्रॉपर्टी लगाया, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब दूसरा लगाया फिजिक्स की प्रॉपर्टी कि जितने एंगल पर मिरर से रे आएगी उतने एंगल पर जाएगी। तो अल्फा जो थीटा आ चुका है, अल्फा एंगल पर रे आई है तो अल्फा पर जाएगी, तो ये अल्फा भी थीटा हो गया। बस नियरली क्वेश्चन लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए अब अगर M2 पर यह रे गई है तो कितने एंगल पर गई है? मान लीजिए बीटा। ये रे M2 पर कितने एंगल पर गई? बीटा। तो जितने एंगल पर जाएगी मिरर से उतने एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी। बीटा एंगल पर आई है तो बीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, जितने एंगल पर आती है रे उतने ही एंगल पर जाती है रे, तो बीटा एंगल पर आई है तो बीटा एंगल पर जाएगी। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, ये फाइनली रिफ्लेक्टेड रे जो है यह किसके पैरेलल है? M1 के पैरेलल है। ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल है? M1 के पैरेलल है। तो फिर पैरेलल होने की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, फिर पैरेलल होने की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए जरा। क्या होता है पैरेलल होने की प्रॉपर्टी? एंगल सेम, यह थीटा है, ये थीटा है, तो ऊपर वाला बीटा कितना हुआ? थीटा। M1 M2 के बीच क्या एंगल है? थीटा। तो यह M1 के पैरेलल है रे, तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी एंगल थीटा हुआ, तो बीटा कितना आ गया? थीटा। यानी ये वाला बीटा भी क्या लिख सकते हैं आप? थीटा। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देख लो यार, हो गया क्वेश्चन खत्म। इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इस ट्रायंगल में क्या होना है? इस ट्रायंगल में देखिए, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो तीनों मिलाए कितना हुआ? 3 थीटा। 3 थीटा, देखिए लास्ट में देखिए 3 थीटा, और ये 3 थीटा क्या होना चाहिए? ट्रायंगल के सभी एंगल्स हैं तो 180 होना चाहिए। 3 थीटा 180, तो थीटा कितना आ गया? आंसर, आंसर आ गया 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। ओके, अगला न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप फाइनली इस न्यूमेरिकल का आंसर याद कर लें।
मैं चाहूंगा कि फाइनली आप इस क्वेश्चन को आंसर सहित याद कर लें। ये अपने आप में अच्छा न्यूमेरिकल है, ये याद रहना चाहिए, अच्छा न्यूमेरिकल है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। फाइंड एंगुलर डेविएशन of a ray after it was reflected one time from each mirror। क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि दो मिरर्स हैं, ये दो मिरर्स हैं, एक हॉरिजेंटल मिरर है, एक इंक्लाइंड मिरर है। एक हॉरिजेंटल मिरर है, एक इंक्लाइंड मिरर है। दोनों मिरर्स के बीच एंगल थीटा, ये गिवन है थीटा। ओके, ये थीटा गिवन है। अब क्या हुआ कि कोई रे आई हॉरिजेंटल मिरर पे और एक एक बार दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन इसका करवाना है। देखिए लिखा है ना, इट वॉज रिफ्लेक्टेड वन टाइम, एक ही बार, फ्रॉम ईच मिरर, हर एक मिरर से एक एक बार रिफ्लेक्शन करवाना है। तो दो मिरर्स हैं, हॉरिजेंटल मिरर, इंक्लाइंड मिरर, दोनों मिरर्स के बीच एंगल क्या है? थीटा। कोई भी रे आ रही है, पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, एक एक बार केवल रिफ्लेक्शन करवाना है। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ? टोटल डेविएशन, डेविएशन याद है क्या होता था? डेविएशन, डेविएशन मतलब यह था कि इंसिडेंट रे को फाइनली कितना घुमा दिया गया है एंगल से। जो इनिशियल इंसिडेंट रे था फाइनली वो कितना घूम चुका है। ठीक, तो डायग्राम में देखिए, डायग्राम में डेविएशन का मतलब बना रखा है मैंने। ये देखिए, इंसिडेंट रे नीचे आ रही थी हॉरिजेंटल मिरर पे, ये इंसिडेंट रे नीचे आ रही थी हॉरिजेंटल मिरर पर, ध्यान रखिएगा। फाइनली रिफ्लेक्टेड रे चली गई इस तरह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग, रिफ्लेक्टेड रे एक्स एक्सिस के लॉन्ग चली गई, यानी रे को नीचे जाना चाहिए था लेकिन फाइनली रे एक्स एक्सिस के लॉन्ग चली गई। ठीक, रे को देखिए नीचे जाना चाहिए था हॉरिजेंटल मिरर पर, लेकिन फाइनली रे चली गई एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जितना एंगल घुमा दिया सिस्टम ने इसको जितना फाइनली घुमा दिया वही डेविएशन है। तो यही हम लोग को डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्या रहा क्वेश्चन कि दो इंक्लाइंड मिरर्स हैं, उनके बीच एंगल थीटा है। कोई भी रे आती है और दोनों मिरर से एक एक बार रिफ्लेक्शन करवाना है, तो पूरा सिस्टम कितना टोटल डेविएशन प्रोड्यूस करेगा? ठीक, डेविएशन कितना हो जाएगा टोटल? सोल्यूशन देखिए, ये सोल्यूशन सिंपल है, ये भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूं मैं कि मिरर से जितने एंगल पर रे आएगी मिरर से उतना ही एंगल पर रे जाएगी। ठीक, तो देखिए, ये रहा हॉरिजेंटल मिरर, ये हॉरिजेंटल मिरर है, ये इंक्लाइंड मिरर है, हॉरिजेंटल मिरर, इंक्लाइंड मिरर, दोनों मिरर्स हैं, कितने एंगल पर दोनों मिरर्स थे? थीटा एंगल पर। ठीक, थीटा तो गिवन था। अब देखिए, ये एक रे आ रही थी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए ना, ये एक रे आई, पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पर गई और फाइनली रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक, तो यह एंगल डेविएशन, ये एंगल डेविएशन, ये एंगल डेविएशन हम लोगों को डेल्टा फाइंड आउट करने को कहा गया था। गिवन क्या था? केवल थीटा। क्वेश्चन देख लीजिए, ऊपर है क्या गिवन है? केवल थीटा। क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा। सोल्यूशन देखिए, ये थीटा गिवन है, दोनों मिरर्स के बीच एंगल थीटा गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा। ठीक, चलिए एज्यूम करते हैं कि जो रे इंसिडेंट हुई मिरर पे वो अल्फा एंगल पे हुई। अल्फा को क्या किया गया है? लेट किया गया है। लेट एज्यूम करिए, लेट की अल्फा एंगल पर इंसिडेंट हुई। क्यों? अल्फा नहीं गिवन है, मान लो यार। तो यह रे अल्फा एंगल पर इंसिडेंट होती है, सिंपल, जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर जाएगी।
अल्फा एंगल पर रे आई है तो अल्फा एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो अब ये अल्फा एंगल पे आई है तो अल्फा एंगल पर मिरर ने रिफ्लेक्ट करवा दिया। अब ये रे कहां पहुंच गई, सेकेंड मिरर पे, सेकेंड मिरर ने भी उसे रिफ्लेक्ट करा दिया। तो फिर एज्यूम करिए कि सेकेंड मिरर पर यह बीटा एंगल पे आई है, तो बीटा एंगल पे आई है तो बीटा एंगल पे जाएगी, जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पर जाएगी, बीटा एंगल पे आई है तो बीटा एंगल पर जाएगी। ओके, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, इस नीचे वाले ट्रायंगल में, इस नीचे वाले ट्रायंगल में तीन एंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, अल्फा, बीटा, थीटा। तो क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके, अब एक काम करिए, ये एंगल एक्स मानिए, ये एंगल मानिए एक्स, ये एंगल मानिए जेड, ये एंगल मानिए जेड, और ये एंगल मानिए वाई। ठीक है, ये एंगल मानिए वाई। तो बताइए डेल्टा और वाई में क्या रिलेशन है, डेल्टा और वाई में क्या रिलेशन है, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस वाई, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना यहाँ पर, तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस वाई। चलिए आइए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नाउ सोल्यूशन में देखिए, नाउ डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। ठीक, डेल्टा इक्वल टू हाउ मच, 180 माइनस वाई। ओके, इसी को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना शुरू किया जाए। 180 माइनस वाई, वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, कौन से, ये बीच वाला ट्रायंगल देखकर जिसमें एंगल बन रहा है एक्स वाई जेड, वह ट्रायंगल देखिए जिसके एंगल से एक्स वाई जेड जेड है, ये बीच वाला ट्रायंगल देखिए जिसके एंगल से एक्स वाई जेड। ठीक, तो y का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, 180 माइनस, ये रहा 180 माइनस, y की जगह क्या लिखना है, अब ट्रायंगल देख लीजिए, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, सॉरी 180 माइनस एक्स माइनस जेड, वाई तो निकालना ही था। ठीक, तो y की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एक्स माइनस जेड। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 180 180 कट गया, क्या बचा, एक्स प्लस जेड, 180 180 कट गया, क्या बचा, एक्स प्लस जेड। ठीक, तो डेल्टा कितना आ गया, देयरफॉर डेल्टा आ गया एक्स प्लस जेड, डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस जेड। बस क्वेश्चन होने ही वाला है। अब हम लोग को एक्स का वैल्यू अल्फा और जेड का वैल्यू बीटा में सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए डायग्राम देखिए सॉल्यूशन का, कितना होगा एक्स, कितना होगा एक्स, 180 माइनस 2 अल्फा, कितना होगा जेड, 180 माइनस 2 बीटा। ठीक, तो एक्स क्या रखा है यहां पर, डेल्टा कितना आ चुका था एक्स प्लस जेड, एक्स क्या रख दिया 180 माइनस 2 अल्फा, जेड कितना रख दिया 180 माइनस 2 बीटा। ठीक है, एक्स मतलब 180 माइनस 2 अल्फा, जेड मतलब 180 माइनस 2 बीटा। सिंप्लीफाई कर लो यार अपने आप इसे, सिंप्लीफाई कर क्या आया, 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब इक्वेशन वन पहले जो बना रखे हैं ना सोल्यूशन में, उसका हेल्प लीजिए, ये इक्वेशन वन का हेल्प लीजिए। इक्वेशन वन से अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 180 माइनस थीटा। ओके, तो यहां पर जो डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा आया हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 माइनस थीटा। ठीक, 180 माइनस थीटा कट गया ना, 360 360 क्या बचा 2 थीटा। तो डेविएशन कितना आया 2 थीटा, डेविएशन आया 2 थीटा। डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, डेविएशन का, डेविएशन का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में देख लीजिए डायरेक्शन बना हुआ है, क्वेश्चन में देखिए डायरेक्शन बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक, तो डेविएशन कितना आया 2 थीटा। इसमें खास बात क्या है, क्यों मैंने कहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टोटल डेविएशन बना
वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि जो रे इंसिडेंट हुई है वह कितने एंगल अल्फा पे इंसिडेंट हुई है। इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा कितने भी एंगल पर इंसिडेंट हो, बस दोनों मिरर से एक एक बार रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो डेविएशन, ये जो मिरर्स का सिस्टम है वह 2 थीटा प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस या अल्फा के इंडिपेंडेंट आंसर है ये, अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रहा है आंसर। डेल्टा इक्वल टू 2 थीटा आ गया है, इसीलिए बोला था कि क्वेश्चन बढ़िया है ये, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, ठीक है। तो हम लोग बेसिक्स आज दोहराए हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। नेक्स्ट क्लास में आगे न्यूमेरिकल्स को प्रोसीड करेंगे। ओके, आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में।